हार्मोनिक फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन तब कहेंगे जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? पार्शल स्केयर u इज इक्वल टू ज़ीरो या फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पार्शल स्केयर u बाई पार्शल उस u फंक्शन का एक्स स्केयर के तहत हमने डबल डेरिवेटिव लेना है और वाई के तहत भी हमने डबल डेरिवेटिव लेना है और उनको सम करें तो जवाब अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा तो हम उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। और लैप्लास फंक्शन हमारे पास ये वाला लैप्लास फंक्शन है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो उसे हम लैप्लास फंक्शन कहेंगे या लैप्लास इक्वेशन कहेंगे। तो अब इसकी प्रॉपर तरीके के साथ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो एनालिटिक फंक्शन किया था कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो उस पॉइंट पे एनालिटिक कहलाएगा। अगर वो किसी ख़ास डोमेन में वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम उसको रेगुलर फंक्शन या मॉर्फिक फंक्शन कहा था। और अगर वो पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हमने उसको इंटायर फंक्शन कहा था। और ये हार्मोनिक फंक्शन क्या है? ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाई ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। पहली कंडीशन ये है कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन डोमेन। डी का मतलब यहाँ डोमेन है। एंड वो जो फंक्शन है फाई सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। हम किसी भी फंक्शन को उस वक्त हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे कि उसका फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव उस डोमेन पे एग्जिस्ट करे और जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसको हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। सपोज दैट f of z is equal to u of xy plus iota v of xy इज एनालिटिक इन डोमेन डी। एक डोमेन डी के ऊपर एनालिटिक है तो हम इसको रेगुलर कहेंगे। देन फंक्शंस यू एक्स एंड वी ऑफ एक्स वी एक्स वाई आर हार्मोनिक। अगर कोई फंक्शन डोमेन के ऊपर एनालिटिक है तो हम उसको हार्मोनिक कहेंगे। या सिंपल अगर हम इसको देख लें कि अगर कोई आपको पता जब एक फंक्शन दो वेरिएबल में है तो हम डेफिनेट बात है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा एक्स के अलांग, या पहले वेरिएबल के अलांग अलग लेना पड़ेगा और दूसरे वेरिएबल के अलांग अलग हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है, एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर और जेड स्केयर मीन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा। जो वैल्यूज़ बिना आयोटा के होंगी वो हमारे पास बन जाती है यू ऑफ एक्स वाई, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो बन जाती है वी ऑफ एक्स वाई। अब हमने इस u जो फंक्शन हमारा बना है इसका x के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लेना है और y के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लेना है। u ऑफ एक्स वाई का x के लिहाज से लिया तो 2x आया, डबल डेरिवेटिव लिया तो 2 आया, और उसके बाद उसी u फंक्शन का y के लिहाज से लिया, फिर दोबारा हमने उसका y के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लिया और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो जवाब आया ज़ीरो। x के लांग भी ये u फंक्शन है, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। अब v को चेक करते हैं। अब v जो हमने आयोटा वाला फंक्शन बनाया हुआ है इसका x के लांग भी डेरिवेटिव लेंगे और x के लांग डबल डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह y के लांग पहले सिंगल डेरिवेटिव और उसके बाद डबल डेरिवेटिव लेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमारे पास जो जवाब है वो ज़ीरो आया है। इस तरह से वो जो z ओरिजिनल हमारे पास फंक्शन था उसके जो u ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स वाई ये जो फंक्शन हमारे पास बने हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास हार्मोनिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
हार्मोनिक कांजुगेट फंक्शन गिवन यू एक्स वाई। अगर हमें कोई एक हार्मोनिक फंक्शन दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसका हार्मोनिक कांजुगेट फाइंड आउट करें, तो उसका तरीकाकार हमारे पास ये है कि हम उसका, यानी अगर यू ऑफ एक्स वाई हार्मोनिक फंक्शन है और हम वी ऑफ एक्स वाई उसका कांजुगेट फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे कि यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई ये दोनों जो फंक्शन बनेंगे, ये दोनों के दोनों काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और वी ऑफ एक्स वाई जो उसका यू ऑफ एक्स का आ रहा है, ये उसका हार्मोनिक कांजुगेट होगा। और एफ ऑफ एफ जेड जो फंक्शन होता है वो यू ऑफ एक्स वाई और आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ना एक सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि सर फंक्शन तो हमें यू ऑफ एक्स दिया जाएगा और हम उसका हार्मोनिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीकाकार नेक्स्ट पेज पे है कि अगर एक हार्मोनिक फंक्शन दे दिया जाए, हम उसका कांजुगेट या हार्मोनिक कांजुगेट फंक्शन कैसे मालूम करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। आप ये एग्जांपल दी गई है, इसमें हमारे पास u ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई एक्स वाई स्क्र माइनस 5y, ये एक हार्मोनिक फंक्शन दे दिया गया है। अब ये हार्मोनिक फंक्शन है। अब पेपर में सवाल एक फंक्शन एक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसका कांजुगेट हार्मोनिक मालूम करें। उसका तरीकाकार के लिए सबसे पहले जो u ऑफ एक्स वाई दिया जाएगा, हमने चेक करना है कि क्या वो हार्मोनिक है। अगर वो हार्मोनिक होगा तभी ही हम उसका कांजुगेट हार्मोनिक फंक्शन मालूम कर सकते हैं। तो इसी यू एक्स का एक्स के लिहाज से सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, फिर वाई के लिहाज से फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है। ये आपने डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, अपने लिए हुए हैं। अब u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ डबल इनको हम प्लस करेंगे तो जवाब हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो इस तरह से u ऑफ एक्स वाई इज़ हार्मोनिक फंक्शन है। अब ये तो यहाँ तक हो गया क्लियर कि ये हार्मोनिक है दम। और अब हम इसका मालूम करते हैं कि इसका हार्मोनिक कांजुगेट कैसे मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि काशी रीमान इक्वेशन के तहत क्या था, u ऑफ एक्स वाई बराबर होता है v ऑफ, या यू एक्स बराबर होता है वी वाई के। तो अब हम क्या करेंगे, यू एक्स हमारे पास ये फंक्शन आया हुआ है, यानी उसी फंक्शन का एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है। ये हमने इसका उस ओरिजिनल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है। अब जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो बराबर होता है वी ऑफ वाई के, यानी कि उस वी का वाई के अलॉन्ग डेरिवेटिव। अब हम चाहते हैं ये जो v का y के अलॉन्ग ये जो डेरिवेटिव आया हुआ है, हम चाहते हैं हमारे पास v सिर्फ फंक्शन आए, उस फंक्शन का y के अलॉन्ग डेरिवेटिव ना हो। इसमें v y का मतलब ये है कि v फंक्शन का y के अलॉन्ग डेरिवेटिव लिया गया है। आपको पता है कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म करना चाहते हैं, ओरिजिनल फंक्शन लाना चाहते हैं, तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इस फंक्शन को y के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे, तो 3x स्क्वायर का y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y साथ आ जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्यूब बनेगा, 3 3 से कैंसिल, उसकी पावर 3 आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि हम ये फंक्शन के अलॉन्ग हम ये मालूम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ c नहीं आएगा, h ऑफ x आएगा, जो दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है। क्योंकि y के अलॉन्ग जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो अलॉन्ग x एक्सिस यानी x वाला होगा। तो यहाँ पर देखें, अब ये हमारे पास सिर्फ v फंक्शन आ चुका है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस h ऑफ x, ये हमारे पास v फंक्शन आया है। हमने क्या करना है, इस v फंक्शन का x के अलॉन्ग डेरिवेटिव लेना है। तो 6xy प्लस h का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट में उसमें ये x वेरिएबल मौजूद होगा। और ये जो अगर हम v ऑफ x को यानी v वाले फंक्शन का जब x के अलॉन्ग डेरिवेटिव ले लेंगे
उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो u ऑफ y के बराबर होता है। अब यहाँ से ये देख लें कि u ऑफ y ये ऊपर ऊपर शुरू में हमने उसी फंक्शन का y के लॉन्ग डेरिवेटिव निकाला हुआ है। यहाँ पर u ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी, v ऑफ x के को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब ये आ जाएगा 6xy प्लस एच प्राइम। अब कहेंगे कि सर वहाँ पर तो माइनस है, वो वाला माइनस और वी एक्स का माइनस को मैंने ख़त्म कर दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। 6xy प्लस 5 और ये आ जाएगा, ये 6xy से 6xy कैंसिल हो जाएगा, एच प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 5। अब ये अभी भी ये जो एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आया हुआ है, ये भी एक फर्स्ट डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो एच प्राइम ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एच ऑफ एक्स आ जाएगा, 5 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जब लेंगे तो 5x आ जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट c। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमने इस वाले फंक्शन में पुट कर दी है। अब जब पुट की तो हमारे पास v ऑफ एक्स वाई बन गया 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस 5x प्लस c। ये हमारे पास उस u(x,y) का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। इसका सिंपल अगर हम गो थ्रू करें इसी दोबारा इस एग्जांपल को, या किसी भी हमें फंक्शन दे दिया जाए कि उसको उसका कॉन्जुगेट या हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे मालूम करना है, उसका तरीकाकार ये होगा, पहले उस फंक्शन को चेक करेंगे कि वो हार्मोनिक है या नहीं। हार्मोनिक आने के बाद उसी फंक्शन का x के अलांग जो डेरिवेटिव लिया गया होगा उसको v ऑफ y के पुट कर देंगे, y के अलांग हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर h प्राइम ऑफ x की कीमत निकालने के लिए हमें नेक्स्ट वैल्यूज़ को जो है वो स्टेप आउट करना पड़ता है और h की जो वैल्यू आ जाती है उस ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देते हैं, हमारे पास उस फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लिया, अब हम इसको पोलर फॉर्म में देखते हैं कि इसका पोलर फॉर्म में काशी-रीमान इक्वेशन कैसे होती है। क्योंकि पोलर फॉर्म में r और थीटा होता है, इस वजह से हम इसको r और थीटा में ही यूज़ करेंगे। पार्शल u बाई पार्शल r इज इक्वल टू 1/r पार्शल v बाई पार्शल थीटा, और पार्शल v बाई पार्शल r जो होगा वो -1/r पार्शल u बाई पार्शल थीटा। अब लैपलास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, उधर तो पढ़ ली कि u का x के अलांग प्लस u का y के अलांग का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू उनका सम जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हमने लैपलास इक्वेशन कहा था। पोलर फॉर्म में लैपलास इक्वेशन हमारे पास है r² पार्शल u का डबल डेरिवेटिव अलांग r प्लस r इंटू पार्शल u बाई पार्शल r प्लस पार्शल स्क्वायर u बाई यानी उसका u फंक्शन का थीटा के अलांग डबल डेरिवेटिव, और इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास 0 आना चाहिए। ये जो है वो लैपलास इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म में, ये याद रख लीजिएगा। ये रिसेंटली 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये लैपलास इक्वेशन पूछी गई थी। अब हमारे पास एग्जांपल है कि एक ये पोलर फंक्शन है और पोलर फंक्शन को हमने चेक करना है कि क्या वो हार्मोनिक है या नहीं है, या वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, या लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो f ऑफ z इज इक्वल टू r रेज पावर n e रेज पावर आयोटा n थीटा। अब ये जो e की पावर जो कुछ भी होता है, अगर हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर जाना चाहेंगे तो ये जो e की पावर आयोटा n थीटा, आयोटा के अलावा जो n थीटा होगा या कोई भी वैल्यू होगी वो काज के एंगल बन जाता है, और आयोटा और साइन का भी क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर काज आयोटा के अलावा जो e की पावर है वो n थीटा है, तो काज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। आगे मैंने जो इसके बाद जो है MCQs डिस्कस करने के बाद हमारे इस आज के लेक्चर में भी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी, लॉगरिथम फंक्शन को भी, और उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन को भी मैंने डिस्कस यहाँ पे की है। उसके बाद अब हम इसको करते हैं कि u ऑफ r थीटा, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे पास हैं r और थीटा,
जो हमारे पास रियल फॉर्म है वो आर की पावर एन काज एन थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसको वी ऑफ आर थीटा का फंक्शन बन जाएगा, वो हमारे पास होगा आर की रेज पावर एन साइन एन थीटा। अब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें u का r के अलॉन्ग डेरिवेटिव चाहिए। तो ये u का r के अलॉन्ग डेरिवेटिव लिया, ये जो काज n थीटा होगा ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद u का थीटा के तहत हमने डेरिवेटिव लिया, तो हम इसमें r की पावर n जो होगी वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। तो साइन काज n थीटा का n इंटू साइन एन थीटा, और n थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो n आ जाएगा, वो मैंने पहले ही लिख दिया है। और उसके बाद v का थीटा के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेना है और v का r के लिहाज से भी डेरिवेटिव लिया गया है। अब हम इनको उसी फार्मूले के तहत सी आर इक्वेशन के तहत देखेंगे तो वो सी आर इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हार्मोनिक फंक्शन है। उसके बाद लैप वो वही वैल्यूज़ उठा के उनका u का r के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लिया है और u का थीटा के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लिया है और उनको सी आर इक्वेशन में पुट किया और इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई है। इस तरह से वो जो फंक्शन है लैपलास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और वो हार्मोनिक फंक्शन है। उसके बाद हमारे कल के लेक्चर और ये जो आज का हार्मोनिक का जो टॉपिक था उसके से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं हम आज उनको देखते हैं। और इनके बाद भी हमारे पास 3 टॉपिक और हैं। आज जो लेक्चर है हमारा वो ज़्यादा है, 2-4 पेजेस नहीं है। पहले हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर एक और लेक्चर और भी हमारे पास टॉपिक हैं। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज। अगर कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है और उसका मॉडुलस भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आता है तो वो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा, ज़ीरो होगा, कंटिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि हम एनालिटिक फंक्शन की जो बात करते हैं वो भी हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में उस तरह के फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। अगर z इसके अलावा कोई और फंक्शन होगा हम लेते हैं तो वो वेरिएबल की फॉर्म में हमारा मॉडुलस आ सकता है, तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम कोई कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन का जो हर कंटिन्यूस फंक्शन का जो मॉडुलस है वो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो वो मॉडुलस है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो कांस्टेंट मॉडुलस दे। हाँ, ज़ीरो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन ही है, लेकिन ज़ीरो का मॉड भी ज़ीरो है और ज़ीरो हमारे पास कांस्टेंट भी हो गया। लेकिन हर कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास एनालिटिक भी होता है और ज़ीरो जो है वो एक कांस्टेंट की ही फॉर्म में बन जाता है। तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन जो है हमारे पास उसका मॉडुलस भी हमारे पास कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट फंक्शन क्योंकि एक हमारे पास पॉलिनोमियल की ही टाइप है, इस वजह से वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। मैं बाकी जो बी फंक्शन, बी इसका आंसर है ना, वो बिल्कुल ए में ही मौजूद है, क्योंकि ज़ीरो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन में ही उसकी स्पेशल टाइप है। तो कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो वेरिएबल भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और हर वेरिएबल वाले फंक्शन का जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट नहीं होता, और डिफरेंशिएबल भी इसी तरह से ही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, फॉर एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड हार्मोनिक फंक्शंस यू एंड वी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हमारे पास पार्शियल स्क्वायर वी बाई यानी उसी का जेड के तहत भी और जेड कंजुगेट के तहत भी, या पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जेड बार का हमने डेरिवेटिव लिया इज इक्वल टू 0, या बोथ बी एंड सी। अगर ना यहाँ पर एक मैं बात आपको बताता चलूँ इसी एमसीक्यू से रिलेटेड,
अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है और उसी फंक्शन में दो उसके पार्ट हैं, दोनों के दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं u एंड v। अगर उसी u का डबल डेरिवेटिव लें, एक बार z के विद रिस्पेक्ट, एक बार z का कॉन्जुगेट के विद रिस्पेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा वो ज़ीरो के बराबर ही आएगा। चाहे आप u का विद रिस्पेक्ट टू z या z के कॉन्जुगेट के तहत जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसका जवाब हमेशा ज़ीरो आएगा। तो बोथ b एंड c जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है टू हार्मोनिक फंक्शंस आर कॉन्जुगेट if and only if they are zeros, constant, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस, या इसमें से अगर दो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन हैं और वो कॉन्जुगेट तभी होंगे या एक दूसरे के बराबर होंगे जब वो फंक्शन एक दूसरे के कांस्टेंट होंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आता है, तो वो लैपलास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद जो है ना CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हर डिफरेंशिएबल इक्वेशन और कंटिन्यूस फंक्शन चाहे वो हार्मोनिक हों लेकिन वो कॉन्जुगेट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट फंक्शन लेंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होंगे। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x इंटू वाई माइनस वाई इज। हमने इस u फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो हमें पूरे के पूरे वही दोबारा जो हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब इसको मैंने प्रूफ किया है कि इसका अगर ए आंसर आया हुआ है तो वो कैसे आया है। तो u ऑफ एक्स वाई मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मेरे पास बन गया u x का उसका x के लिहाज से और ये y के लिहाज से उसी का डबल डेरिवेटिव यहाँ पर जो है v ऑफ, क्योंकि उसने हार्मोनिक पहले से कह दिया है, ये जो u x है वो बन जाएगा v y के बराबर। v y का हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, 2 को y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 2y माइनस 2y स्क्वायर प्लस h ऑफ x। अब हमने h ऑफ x मालूम करना है। अब इस v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों y में है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। v ऑफ x बन जाएगा h प्राइम ऑफ x के बराबर और v ऑफ एक्स वाई जो होता है वो माइनस यू वाई के बराबर होता है। माइनस यू वाई जो है वो ये दिया हुआ है, तो h प्राइम ऑफ x बन जाएगा 2x के बराबर। अब h प्राइम हम इसका डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस c। अब हम इस वाले 1 में आकर पुट कर देंगे। अगर हम c को ले ले 1 तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन था, क्योंकि कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं इसलिए उसने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट। एफ ऑफ जेड इज रेगुलर इफ एफ प्राइम ऑफ जेड एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन डी। यहाँ पे रीजन डी आना चाहिए था। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, हम उसी फंक्शन को ही रेगुलर फंक्शन कहते हैं कि अगर वो एक रीजन के हर पॉइंट के ऊपर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ये बात तो ट्रू है, ये गलत नहीं है। एवरी इंटायर फंक्शन इज एनालिटिक, ये तो है ऐसी है, इंटायर फंक्शन होती वही है जो हर पॉइंट पे जो है वो एनालिटिक होती है, तो ये बात भी ठीक है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर इंटायर फंक्शन, जी हाँ, हर पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन ही होता है, ये बात भी ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ काशी-रीमान इक्वेशंस गारंटी ऑफ एनालिटिसिटी ऑफ एफ ऑफ जेड, नहीं ये बात सही नहीं है। हमने पहले बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी पढ़े हैं
जो सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते थे, लेकिन खुद वो एनालिटिक नहीं थे। हाँ, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन होल्ड करती है, पर अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन को होल्ड करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एनालिटिक हो। तो ये डी ही जो है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड का स्केयर प्लस अयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 इज डिफरेंशिएबल एट। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है, अगर इसको सिंप्लीफाई की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, जेड की वैल्यू पुट कर दें, वो जेड की जो वैल्यू आएगी जेड के मॉड का स्केयर की, तो वो हमारे पास बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy अयोटा। और अयोटा जेड वाले की जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स प्लस अयोटा वाई कॉन्जुगेट लेंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई। जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, एक्स वाली वैल्यू अयोटा की बन जाएगी और वो हमारे पास प्लस वाई आ जाएगा। तो अब जब उनको हल करेंगे तो जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 1, और जो v ऑफ एक्स वाई बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ x ही होगा। अब इस u फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया 2x आया, y के लिहाज से लिया तो 2y आया, v का x के लिहाज से 1 लिया, v का y के लिहाज से लिया तो 0 आया। तो u एक्स वाई बराबर होता है वी वाई के। तो हमारे पास जो u x है वो इज इक्वल टू आया हुआ है 0 के, और v ऑफ y जो होता है वो माइनस वी एक्स के बराबर होता है, वो भी हमारे पास 0 हो गया। तो अब कौन सी ऐसी वैल्यू इसमें से हो सकती है जो हम उसमें पुट करें और जवाब जो है वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये देखें, जो u ऑफ y ऑफ, अगर इसमें हम 0 और -1 पुट करें इन फंक्शन में तो ये वैल्यू को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, इस u ऑफ y को भी और माइनस वी ऑफ x को भी। अगर हम x वाली वैल्यू ले लें 0 और y वाली वैल्यू ले लें -1, तो इन ये जितने भी हमने डेरिवेटिव लिए हुए हैं तो ये उस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब 0 और -1 वाला जो पॉइंट है वो ये पूरे का पूरा ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। 0 और 1 ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, अगर इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 0 माइनस आयोटा आ जाएगा, और जिसको हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था ये माइनस आयोटा के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ उसने हमसे ना सिर्फ यही पूछा है कि कौन सा जो है वो डिफरेंशिएबल किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो आपको पहले तो इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसमें x और y में z हमारे पास होता है x प्लस अयोटा y के। जब हम z का मॉड लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो वो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन पूरी बनाने के बाद फिर u ऑफ एक्स वाई रियल पार्ट u ऑफ एक्स वाई कहेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम v ऑफ एक्स वाई कहेंगे। और ये उसको हमने उनके अगेंस्ट साथ साथ हमने डेरिवेटिव लिए, और फिर क्योंकि ये उसने खुद कह दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर, हम वो पॉइंट मालूम करना चाह रहे हैं। तो वो पॉइंट, अब इस अयोटे का मतलब है कि कौन सा पॉइंट, 0 और अयोटा, 1 का मतलब है 1 और 0, माइनस अयोटा का मतलब है 0 और माइनस अयोटा, और -1 का मतलब है -1 और 0। हमने ये वाली वैल्यूज़ इनके डेरिवेटिव में, इन फंक्शंस में पुट करके देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है इस इक्वेशन को u ऑफ एक्स वाई को और v ऑफ एक्स वाई को सेटिस्फाई करता है।
अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है। ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ यू ऑफ एक्स यू और वी आर हार्मोनिक, यू आर वी आर कंटिन्यूस, यू एंड वी सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन या नन ऑफ दीज। इसका कोई एक वाहिद क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है कि अगर वो दो यू और वी दोनों हार्मोनिक हों तो एफ का ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, या यू और वी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस हों तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन, हाँ, और अगर u और v सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन को करते हैं तो वो फंक्शन का एनालिटिक होना ज़रूरी नहीं है। पर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक भी होंगे, u और v कंटिन्यूस भी होंगे, u और v सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इनवर्स जो इसका हमारे पास कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट पोजेसेस डेरिवेटिव। तो जेड स्केयर ये तो हमारे पास ना एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जेड का कॉन्जुगेट नहीं करता और एक्स प्लस 4 आयोटा वाई भी नहीं करता। तो जो हमारे पास बेस्ट आंसर है बी और सी दोनों राइट हैं, ये दोनों के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो बी और सी जो है वो राइट आंसर, मीन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9 है, पॉइंट आउट द एनालिटिक फंक्शन। तो देखना है कौन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल टाइप है तो ये तो एनालिटिक है, ए ऑप्शन एनालिटिक है। कास हाइपरबोलिक जेड, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जो है उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये भी हमारे पास उनका हाइपरबोलिक भी एग्जिस्ट करता है। ई रेज पावर जेड, ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये एनालिटिक हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी आर इक्वेशन फेल टू होल्ड। जेड स्केयर हमारे पास पोलिनोमियल है, इस पे होल्ड करेगा, ये भी पोलिनोमियल है, डी भी पोलिनोमियल है, तो जेड कॉन्जुगेट के ऊपर सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं करती, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट रेगुलर। तो साइन 30x प्लस अयोटा 35y ये ऑप्शन है, साइन x माइनस अयोटा वाई, एक्स वाई का मॉड के ऊपर स्क्वायर रूट, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये रेगुलर नहीं है, ये किसी पॉइंट के ऊपर इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं। और वैसे भी हमने ये भी पढ़ा था कि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर z का कॉन्जुगेट आ जाए, तो अगर कॉन्जुगेट आएगा तो कॉन्जुगेट का जो होता है वो हमारे पास रेगुलर या इंटायर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। तो मैंने ए की भी नीचे वजाहत कर दी है और बी की भी नीचे वजाहत कर दी है कि ऊपर वाला 36 जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट के बराबर है साइन, और नीचे वाला जो बी ऑप्शन है वो साइन का जेड का कॉन्जुगेट साथ दिया हुआ है। तो इस वजह से ये हमारे पास रेगुलर नहीं है, ये तीनों के तीनों फंक्शन रेगुलर नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एनालिटिक फंक्शन फॉर u इज इक्वल टू आर थीटा आर रेज पावर n cos n थीटा इज। इसका जो है हम एनालिटिक फंक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार हमारे पास ये है कि अगर हम ये यू आर दिया हुआ है तो जो वी आर होगा वो ऑटोमेटिकली आर रेज पावर n साइन n थीटा बनेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो ई रेज पावर x वाला जो फंक्शन होता है हमारे पास, उसको हम साइन और कास की फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये r की पावर n कास n थीटा है तो दूसरा जो v फंक्शन इसका हार्मोनिक होगा वो r रेज पावर n साइन n थीटा ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास आंसर दिए गए हैं ना वो e की पावर में है। e की पावर होने की वजह से तो हमारे पास इसका जो हार्मोनिक है वो आर वी जो फंक्शन बनेगा वो आर रेज पावर n साइन
एन थीटा ही बनेगा और एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, अगर हम इनको आर कॉमन ले लें, इनको ऐड कर लें, तो ई की पावर आयोटा एन थीटा ही बनेगा, जो कि हमारे पास ए इसका राइट आंसर है। अगर आप आर रेज पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा को अगर हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यही वाला ही फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। MCQs नंबर हमारे पास 13 है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन देन पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर जेड के लिहाज से डेरिवेटिव लें कांस्टेंट, जेड के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ज़ीरो। अगर हम एफ ऑफ उस फंक्शन का हम कॉन्जुगेट के तहत जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर कोई फंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक है तो सिंपल हल एक ये भी है कि आप उसी फंक्शन का z के कॉन्जुगेट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो जवाब जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। मैं इस MCQ नंबर 13 को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन तब कहेंगे अगर हम उस फंक्शन का